एवरीवन, वेलकम टू अद्विश क्लासेस। मैं हूं शिप्रा बघेल और आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स खासकर सीटेट में बहुत हेल्पफुल होंगे। और इन सब की मैं एक सीरीज़ लाऊंगी जिसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगे। तो आप इन्हें देखिए और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश को एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 प्रजाति, भेदभाव, विविधता, सांप्रदायिकता। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक ऐसा लोगों का समूह जिसमें विशिष्ट शारीरिक सुविधाएं, मतलब उन लोगों का जो शरीर है, उनका त्वचा, रंग, लंबाई एक जैसी हो, तो उन लोगों को हम, उस समूह को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम प्रजाति। प्रजाति, देखिए प्रजाति क्या होता है? प्रजाति हमेशा एक जैसी त्वचा के रंग, लंबाई, बालों के प्रकार, नाक, आँख आदि के जो रूप में जो एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोग होते हैं ना, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरदार थे। तो इजरदार कौन थे? सैन्य पर्यवेक्षक, भूमि पर्यवेक्षक, अदालत सलाहकार या राजस्व किसान। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो है आपका राजस्व किसान, क्योंकि राजस्व किसान दरअसल एक ऐसा पद था जिसमें क्या काम होता था उनका कि ये मुगल काल के दौरान जो टैक्स होता था उसे लोगों से लेते थे, उसको इकट्ठा करते थे। तो ये पद मुगल काल में था और उसको नाम दिया गया था इजरदार। और ये इजरदार जो मैन हैं वो राजस्व किसान जो थे उनको दिया गया था ये पद। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला महामंडल के नेताओं के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? मतलब क्या बाधा थी जो स्त्री की शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी? शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होना, गरीब माता पिता की कन्या होना, पर्दा प्रथा या फिर धर्म। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पर्दा प्रथा, क्योंकि जो पर्दा प्रथा प्रॉब्लम थी वो सबसे ज़्यादा मुख्य थी। स्त्रियों को इसीलिए उनके घरों से बाहर नहीं आने दिया जाता था, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल थे? तो जब बंगाल को डिवाइड किया गया था तो ब्रिटिश टाइम में, तो कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसके शासनकाल में मौट की मस्जिद का निर्माण किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। देखिए सन 1505 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके जो प्रधानमंत्री थे वज़ीर मियाँ भोइया, उन्होंने मौट की मस्जिद बनवाई थी। तो मौट की मस्जिद का जो निर्माण है वो सिकंदर लोदी के टाइम पे हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोलों का बंदरगाह कौन सा था? तो चोलों का बंदरगाह है ना, ऑप्शन नंबर 1 मसूलीपट्टनम, सेकंड मुजुरिश, थर्ड बारीगाजा या फोर्थ कावेरीपट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कावेरीपट्टनम। देखिए कावेरीपट्टनम जो है चोलों की महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था और इसे चोलों की उस समय दूसरी राजधानी के रूप में भी माना जाता था। और कावेरीपट्टनम को उस समय पोहार, जी हाँ पोहार, पोहार नाम से भी जाना जाता था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, जोरास्ट्र की शिक्षाओं की व्याख्या निम्न में से किस पुस्तक में की गई है? तो जोरास्ट्र, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जोरास्ट्र हैं वो पारसियों के पैगंबर हैं। ठीक है। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो किस में दी गई हैं? विनय पिटक, वेद, अवेस्ता या आदि ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है आपका अवेस्ता। विनय पिटक तो आपको मालूम है बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेद हिंदू धर्मों से। तो अवेस्ता जो है उसमें
ज़ोरास्ट्र की जो शिक्षाएं हैं यानी कि जो पारसी के पैगंबर हैं, पारसियों की शिक्षाएं वो अवेस्ता में दी गई। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने भारत के लिए पश्चिम एशिया से मानसून समुद्री मार्ग की खोज की? फर्स्ट हिपालस, सेकंड प्लिनी, थर्ड स्ट्रैबो या फोर्थ टोलेमो। तो इसका राइट आंसर है हिपालस। तो जो हिपालस थे ना, वो एक यूनानी नाविक थे। उन्होंने भारत के पश्चिम एशिया से लेकर मानसून तक जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा प्रसिद्ध था? फर्स्ट उत्तर पश्चिम, सेकंड दक्षिण भारत, थर्ड उत्तर पूर्व या फोर्थ दक्षिण पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण भारत। उस समय सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो दक्षिण भारत था। ठीक है, साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा आलमगीर नामा देता है? तो आलमगीर नामा एक पुस्तक है। तो ये इसका ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब। देखिए, आलमगीर नामा मुंशी मिर्ज़ा और मोहम्मद कज़िन के द्वारा लिखा गया था और ये हमें औरंगज़ेब के शासनकाल के बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 साल पहले के आसपास प्राचीन लोगों द्वारा पाले गए जानवर कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते। सेकंड भेड़, बकरी, गाय और घोड़े। थर्ड है घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी। और फोर्थ है भेड़, बकरी, कुत्ते, गाय। तो इसका राइट आंसर ये है कि 8000 साल पहले लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और घोड़े को पालना शुरू किया। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेहरौली का लौह स्तंभ कब बनवाया गया? तो देखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ ऑप्शन है 1500 साल पहले, 1300 साल पहले, 1100 साल पहले या 1000 साल पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1500 साल पहले। देखिए, 1500 साल पहले याद रखिएगा, ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है। क्वेश्चन है, अधिकांश गुफा और चट्टानी आश्रय निम्न में से कहाँ पाए गए हैं? हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला या विंध्य पर्वतमाला। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट विंध्य पर्वतमाला। देखिए, विंध्य पर्वतमाला पर ये जो आश्रय पाए गए हैं ये सब नेचुरल थे, ये सब प्राकृतिक रूप से वहाँ पाए गए हैं। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के जलने से निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहे हैं कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की कमी, अम्ल वर्षा या धुंध। तो इसका राइट आंसर है आपका ओजोन परत की कमी। देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु परिवर्तन भी होगा, अम्ल वर्षा भी होगी, धुंध भी छाएगी, लेकिन जो ओजोन परत की कमी है वो नहीं होगी। ओजोन परत की कमी का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है आपका CFC। तो CFC यानी कि जिसे हम पूरा बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निकास के कारण ओजोन परत में कमी आती है। नेक्स्ट है, विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित कर दिया था? जब हमारा 1857 की क्रांति हुई थी तो आप जानते हो कि बहादुर शाह को हम लोगों ने लीडर, क्रांतिकारियों ने अपना लीडर बता दिया था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और उन्हें निर्वासित कर दिया था। तो वो जगह कौन सी थी? बर्मा, मलेशिया, चीन या तिब्बत। तो इसका राइट आंसर है बर्मा। तो वर्मा, जैसे कि आज जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, इनका क्या था कि इनका पहले तो सिंहासन जब्त कर लिया, फिर उनका जो महल है उसमें ब्रिटिश सैनिकों ने अपने लिए बैरकें बना दी गई थी, मतलब उनके रहने का स्थान, और वहाँ उन्होंने अपने हथियार वगैरह रख लिए और इनको निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? या ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था? ऑप्शन 1 हड़प्पा, मंदा, रोपण या लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था।
नेक्स्ट, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम से प्रभावित था। तो जो श्री नारायण धर्म परिपालन युगम था वो इनमें से किस राष्ट्रवाद से प्रभावित था? नेहरूवादी राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी राष्ट्रवाद, सिविक राष्ट्रवाद या गांधी राष्ट्रवाद? तो ये आपका जो है ये गांधी राष्ट्रवाद से प्रभावित था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गांधी राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्न में से कौन सी शाखा में होता है? भूतत्व विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान? तो देखिए मिट्टी का जो अध्ययन है वो आपके भूतत्व विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, भूतत्व विज्ञान में प्राकृतिक वातावरण की मिट्टी की जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जनसांख्यिकी का संबंध है। तो जनसांख्यिकी ये वर्ड आपने सुना होगा, इसका संबंध किससे है? पहला, विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं से, अतीत के भूगोल से, पृथ्वी पर मानव समुदायों के वितरण से या जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। तो इसका कनेक्शन जो है वो है जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। देखिए जन्म दर, मृत्यु दर, उम्र की संरचना, ये सब जितने भी पहलू हैं ना, ये जनता के विभिन्न जितने भी पहलू हैं सब जनसांख्यिकी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हम आज की सीरीज़ ख़त्म करते हैं। अब मैं ऐसे और भी पार्ट लाऊंगी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे सीटेट के वो आप सबके सामने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी हेल्प होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।